I request all the students to respond. Okay, so that we can start. Yes, sir. Okay, तो मैं सभी को audible हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes. Okay, dear students, welcome to the first live session, the live demo class for agronomy. और बहुत सारे बच्चे शायद मुझे जानते हैं और कुछ बच्चे शायद मुझे नहीं जानते हैं, तो let me introduce myself first. This is your Dr. Sirajuddin, and I'm serving as assistant professor in Amar Singh College, which is located in Lakhauti, Bulandshahr. And before that, I was also serving as a scientist crop production in KVK Darbhanga. So hopefully आगे जब हम जुड़ेंगे तो you will get to know more about me और आपके बारे में भी मैं जानूंगा. So this time is for the live demo class. So without any ado हम इसे start करते हैं. Okay, so today's class will be on a very simple topic. बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. तो जो हाइड्रोलॉजिक साइकिल है, वाटर रिसोर्सेज है एंड वाटर बजट ऑफ इंडिया, उसके बारे में हम बात करेंगे आज डेमो क्लास में. और मैं चाहूंगा कि जो एक क्लास है ये इंटरएक्टिव क्लास रहे रेदर देन वन साइड क्लास रहे, क्योंकि जब तक मुझे दोनों तरफ से इंटरेक्शन नहीं दिखेगा सो दिस क्लास विल बी अ मोनोटोनस पेन. तो आई होप कि आप सब बच्चे इंटरेक्टिव रहेंगे इस सेशन में, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So before we start, so can you see the screen? सब मुझे follow कर पा रहे हैं? Yes, sir. Okay. So before we start, can you answer this? देखिए मैंने यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है? एक असर्शन है और एक उसका रीजन है. तो ये जो असर्शन है, the first shorter cycle is from precipitation into the soil and then as evaporation and transpiration back to the is called blue water. तो फर्स्ट आपका जो स्टेटमेंट है ये है, एंड जो रीजन है आपका वो है द सेकेंड साइकिल और द ग्रीन वाटर फॉलोज द लॉन्गर पाथवे फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन थ्रू सॉइल मॉइस्चर, ग्राउंड वाटर. सो यू टेल मी कि इसमें से कौन सा वाला करेक्ट है? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? Both A and R true, and R is the correct explanation of A. Both A and R true, but R is not the correct explanation. A is true, but R is false, and A is false, but R is true. So how many of you know this? Anyone try, please? अच्छा, आपको ये क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, इतना रिस्पॉन्ड करेंगे आप मुझे? नहीं पता है सर. Anyone? सी आपने वादा किया था कि यू विल बी इंटरएक्टिव इन द सेशन, और दिस इज फॉर द इंटरएक्शन. देखिए नहीं भी आता है तो इट्स ओके, बिकॉज मैं हूं यहाँ पर आपके साथ ये बताने के लिए. Sir, I think A option is right. What the first statement, A assertion, that is कौन सा? hydrological. A statement is right ओके because that is a hydrological cycle. ओके. एनी अदर? गुड ट्राई, गुड ट्राई. Okay. ओके चलिए, तो मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है? तो आई एम हियर टू सॉर्ट आउट द कंफ्यूजन. चलिए लेट अस गो टू द सेकंड क्वेश्चन. एंड आई होप कि जब हम ये सेशन पूरा करें तो सभी इस जो भी क्वेश्चंस मैं दिखा रहा हूं ये पहले पूछे जा चुके हैं, और दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू योर वाटर साइकिल. So the second question is, water from the precipitation that is stored in the root zone of the soil
and evaporated, transpired or incorporated by plants is referred as। कि वो पानी जो कि हमारी प्रेसिपिटेशन से आता है और रूट जोन में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना, और इवेपोरेट करता है, ट्रांसपायर करता है, प्लांट में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लू वाटर फुटप्रिंट, ग्रे वाटर फुटप्रिंट, रेनबो वाटर फुटप्रिंट या ग्रीन वाटर फुटप्रिंट? green water footprint. The green water. ये स्पीक लाउडली डियर। Sir, green water. Green water. Foot. वाटर फुटप्रिंट, ओके। एनी अदर? और कोई इसका आंसर देना चाहेगा? Rain water footprint. ओके, चलिए, तो अभी मैं आपको ये रिवील नहीं करूंगा आंसर्स, पहले हम लेक्चर लेंगे एंड देन दोबारा मैं आपसे आंसर्स करूंगा, एंड आई होप कि जो बच्चे अभी नहीं बोल रहे हैं दे शुड आंसर। ओके, तो चलिए आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके हाइड्रोलॉजी। तो देखिए, जो इरिगेशन का पार्ट है और जो हाइड्रोलॉजी है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। कि जब हम हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं, जब हम आपका इरिगेशन की बात करते हैं, तो दोनों अलग अलग हैं। जब हम हाइड्रोलॉजी की बात करते हैं तो ये ऐसी साइंस है डियर जो कि डील करती है विद द अक्रेंस एंड मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। कि जो भी पानी आपका अर्थ पर अवेलेबल है, चाहे वो स्ट्रीम्स में है, चाहे वो रिवर्स में है, चाहे वो आपके ऑन द सरफेस है या बिलो द लैंड सरफेस है या एटमॉस्फेयर में है, तो जो भी साइंस इन सब वाटर से, इनके अक्रेंस से और इनके मूवमेंट से डील करती है, दैट इज नोन एज हाइड्रोलॉजी। और इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक लें तो हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोलॉजी इज कंसर्न्ड विद फिजिकल, केमिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल रिएक्शंस ऑफ वाटर विद द रेस्ट ऑफ द अर्थ एंड इट्स रिलेशन टू द लाइफ ऑन अर्थ। तो जो भी हमारे पानी की फिजिकल, केमिकल और हाइड्रोलॉजिकल रिएक्शंस हैं जो कि हमारे अर्थ पर हो रही हैं, या फिर उनका क्या रिलेशन है विद द लाइफ, जो इस साइंस के डील करता है, वो हाइड्रोलॉजी कहलाता है। लेकिन अगर मैं इरिगेशन की बात करूं तो इरिगेशन, कोई बताएगा कि इरिगेशन कैसे हाइड्रोलॉजी से डिफरेंट है? एनीवन? सर इरिगेशन में सर आर्टिफिशियल हम वाटर को अप्लाई करते हैं, आर्टिफिशियल मींस। ओके, ओके, गुड। एनीवन एल्स? Sir, irrigation is a artificial process, but hydrological is a natural process. ओके, सो सी, वेरी गुड। जैसे कि आप बच्चों ने बताया कि जब हम इरिगेशन की बात करते हैं तो इट इज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर। सो सिर्फ इतना कह देना सही नहीं रहेगा। द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर अब किसको दी जा रही है? टू द क्रॉप। एंड फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और कब देंगे आप इरिगेशन? जब आपकी नेचुरल सोर्सेज आपकी वाटर डिमांड को, आपकी क्रॉप की वाटर डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही है। सो अगर रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन का कोई भी टाइप आपकी क्रॉप की वाटर डिमांड को फुलफिल करता है, देन देयर इज नो नीड ऑफ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। सो वी कैन से कि जब हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन की बात करते हैं, विच कैन बी अ पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ठीक है, बट एज सच इरिगेशन इज जस्ट द पार्ट ऑफ हाइड्रोलॉजी। बट हाइड्रोलॉजी जो एक अम्ब्रेला टर्म है, राइट? इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके, चलिए, अगर आप आगे की बात करें तो लेट अस टॉक ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल, जिसको हम वाटर साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो जब हम साइकिल की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक ऑफ सर्कुलेशन। तो जब हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की बात करेंगे तो किसके सर्कुलेशन की बात होगी? पानी के सर्कुलेशन की बात होगी। तो आपको पता है कि जो पानी है वो सर्कुलेट करता है फ्रॉम द ओशंस, फ्रॉम द वाटर बॉडीज लाइक सी, लेक्स, रिजर्वॉयर्स, रिवर्स। देन आपके लैंड सरफेस में भी आपका डिटेंशन होता है, अंडरग्राउंड वाटर होता है, एंड देन ह्यूमिडिटी, जिसको हम एक्वस वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में देख पाते हैं। सो दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द ओशन, फ्रॉम द वाटर बॉडीज टू द एटमॉस्फेयर, देन बैक टू द लैंड, एंड देन लैंड टू दी वाटर बॉडीज। तो ये एक जो साइकिल चल रही है, ठीक है, इन अ वेरी कॉमन सेंस इसको हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल बोलते हैं। Hello.
Yes. Any problem there? Is there No, any sir. problem? Some interrupted in between. No, sir. Continue करिए. It's okay. So, first of all, अभी मैंने जैसे बताया हाइड्रोलॉजिक साइकिल क्या है, राइट? बट बिफोर दैट हम अगर डिटेल में पढ़े हाइड्रोलॉजिक साइकिल को, उससे पहले कुछ टर्म्स हैं जो आप सभी को क्लियर होनी चाहिए. जनरली वी डू नॉट फोकस ऑन दोस टर्म्स, और उन्हीं टर्म्स से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके जेआरएफ, आपके एसआरएफ, और हम वो छोड़ के आ जाते हैं. सो कुछ आपकी टर्म्स हैं जो कि आपको क्लियर होनी चाहिए. तो सबसे पहली टर्म है आपकी हाइड्रोलॉजिक रेजीम. तो अभी हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे हाइड्रोलॉजिक रेजीम. सो हाइड्रोलॉजिकल रेजीम क्या है? इट इज द बिहेवियर ऑफ वाटर इन द वाटर साइकिल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. कि एक जब हम वाटर साइकिल की बात करते हैं तो वाटर साइकिल में वाटर का क्या बिहेवियर है. तो एक गिवन पीरियड में आपका वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के प्रोसेस में किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो उसकी हाइड्रोलॉजिक रेजीम होगी. जैसे कि आपको पता है कि जब हम वाटर की बिहेवियर की बात करते हैं तो वाटर कैन अटेन 3 फॉर्म्स. कौन कौन सी फॉर्म्स वाटर ले सकता है? इट कैन टेक सॉलिड फॉर्म इन केस ऑफ स्नो, इन केस ऑफ आइस. ठीक है, इट कैन बी अ लिक्विड, जैसे कि हम पानी की बात करते हैं, एज अ सॉल्वेंट. एंड देन इट कैन बी अ वेपर, तो ये गैस फॉर्म भी हो सकता है. तो जब हम बिहेवियर ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं आपके वाटर साइकिल में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, तो इसका मतलब है हम उसकी हाइड्रोलॉजिक रेजीम की बात कर रहे हैं, राइट? अगर किसी को इन बिटवीन इंग्लिश में या हिंदी में दोबारा मुझसे पूछना है तो दे कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट? बिकॉज दिस क्लास इज बाइलिंगुअल. बिकॉज आई नो कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से हैं और बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से. सो इन बोथ द केसेस बोथ द लैंग्वेजेस आर इजी टू मी. तो आप इन बिटवीन इंटरप्ट करके मुझे बता सकते हैं कि सर आप इसे दोबारा से बता दीजिए, राइट? सो लेट अस टॉक ऑफ हाइड्रोस्फीयर नाउ. तो आई होप हाइड्रोलॉजिक रेजीम आपको क्लियर हो गया होगा कि जब हम वाटर के बिहेवियर की बात करते हैं, ठीक है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज नोन एज हाइड्रोलॉजिक रेजीम. चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं. दिस इज योर हाइड्रोस्फीयर, राइट? सो दिस इज हाइड्रोस्फीयर. सो अब जब हम हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो जो एक्वस एनवेलप है अर्थ का, जिसमें सारे ओशियंस आ रहे हैं, आपके सारी वाटर बॉडीज आती हैं, सीज हो गए, लेक्स हो गया, स्ट्रीम्स हो गए, इवन द अंडरग्राउंड वाटर, और जो वाटर आपका एक्वस फॉर्म में एटमॉस्फेयर में, इन सभी को हम हाइड्रोस्फीयर से क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. देन अगर थर्ड टर्म की बात करें, वेरी कॉमन टर्म बट बहुत बार बच्चे से गलत करके आता है, एग्रो हाइड्रोलॉजी. तो अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर दो साइंसेस की, एग्रो प्लस हाइड्रोलॉजी. तो हाइड्रोलॉजी अभी मैंने जैसे आपको बताया. अब अगर मैं आपके मूवमेंट ऑफ वाटर को, और कौन से मूवमेंट ऑफ वाटर को, जो अनसेचुरेटेड जोन में हो रहा है आपके सॉइल में, या फिर जो आपका शैलो ग्राउंड वाटर है, अगर इसके स्टडी मैं करूं कि इन सब का क्या प्रभाव होगा आपके क्रॉप ग्रोथ पर, तो दैट स्टडी इज नोन एज एग्रो हाइड्रोलॉजी. सो इन इंग्लिश व्हाट वी कैन से, the study of movement of water in the unsaturated zone of the soil and shallow groundwater under the influence of rainfall, evaporation, irrigation and drainage, and the study includes the effects of these processes on crop growth. तो आपको नाम से क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर जो भी मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है आपका, चाहे वो अनसेचुरेटेड जोन में हो रहा हो, चाहे वो शैलो ग्राउंड वाटर में हो रहा हो, उसका क्या इंपैक्ट होगा आपकी क्रॉप ग्रोथ पर, दैट इज डेल्ट इन एग्रो हाइड्रोलॉजी. तो वो सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं? एग्रो हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Clear. देन लेट अस टॉक ऑफ हाइड्रोलॉजिक इक्वेशन. तो जो हाइड्रोलॉजिक इक्वेशन की जब हम बात करते हैं डियर, वी टॉक ऑफ वाटर बैलेंस इक्वेशन. तो अब वाटर बैलेंस की जब बात होगी तो इसका मतलब है हम इनपुट की भी बात करेंगे और आउटपुट की भी बात करेंगे. और जब इनपुट और आउटपुट का बैलेंस होगा, ठीक है, देन इट इज नोन एज वाटर बैलेंस इक्वेशन.
तो जब हम हाइड्रोलॉजिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो वी आर रेफरिंग टू वाटर बैलेंस इक्वेशन। तो यहां पर आप जैसे देख सकते हैं here, राइट, कि जो इनफ्लो है डियर आपका, दैट इज इक्वल टू आउटफ्लो एंड स्टोरेज। तो जब इनफ्लो जो हमारा जो गेन है पानी का, जो कि प्रेसिपिटेशन से आ रहा है, अगर वो किसके इक्वल हो जा रहा है, आपका आउटफ्लो, मतलब कि जो आपके लॉसेस हो रहे हैं और जो आपका चेंज इन स्टोरेज हो रहा है, तो दैट इज नोन एज हाइड्रोलॉजिक इक्वेशन। तो जो हाइड्रोलॉजिक इक्वेशन है ये क्या एक्सप्रेस करती है, आपका बेसिक प्रिंसिपल एक्सप्रेस करती है ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इंटरवल, कि जो टोटल इनफ्लो हो रहा है आपका किसी पर्टिकुलर एरिया में, दैट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल आउटफ्लो प्लस द नेट चेंज इन द स्टोरेज। तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितना भी पानी इनफ्लो हुआ, जितना भी पानी आया, अगर वो इक्वल हो, वो दैट शुड बी इक्वल टू द आउटफ्लो प्लस द चेंज इन द स्टोरेज। सो दैट इज नोन एज हाइड्रोलॉजिक इक्वेशन। इसके बारे में हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले स्लाइड्स में। ओके, देन द सेकंड, द अनदर वन इज हाइड्रोमेट्री। तो आपने सुना होगा, एक होता है हाइड्रोमीटर और एक होता है हाइड्रोमेट्री। कैन यू टेल मी द डिफरेंस? कि हाइड्रोमेट्री तो आपको अब पता चल गया है कि हाइड्रोमेट्री इज द मेजरमेंट एंड द एनालिसिस ऑफ द फ्लो ऑफ वाटर। कि जब हम फ्लो ऑफ वाटर का मेजरमेंट करते हैं या एनालिसिस करते हैं, उस स्टडी को हाइड्रोमेट्री बोलते हैं। बट देयर इज वन इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज हाइड्रोमीटर। यू टेल मी कि हाइड्रोमीटर कहाँ के लिए यूज होता है डियर? Density of water. Anyone? Yes, Debabrata dear, can you please speak a bit louder? मेरे को सुनाई नहीं दे रहा बच्चे। Density of water. Yeah, specific gravity of Okay. water. Yes, very true, very good. तो हाइड्रोमीटर की बेटा अगर बात होगी तो यू ऑलवेज स्टिक टू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। तो किसी भी लिक्विड की जब हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करते हैं, तो जनरली हम वाटर की निकालते हैं अगर, तो हम हाइड्रोमीटर की हेल्प लेते हैं, राइट। बट अगर हाइड्रोमीटर की जगह हाइड्रोमेट्री आ जाएगा, देन वी आर टॉकिंग ऑफ द साइंस, या हम उस स्टडी की बात कर रहे हैं जहां पर फ्लो ऑफ वाटर का मेजरमेंट और एनालिसिस किया जाता है, देन इट इज नोन एज हाइड्रोमेट्री। देन द अनदर टर्म इज क्रायोलॉजी। तो जो क्रायोलॉजी है, दिस इज द साइंस ऑफ आइस इन ऑल इट्स फॉर्म्स। कि जब हम आइस के बारे में, आइस की हर एक फॉर्म्स के बारे में स्टडी करते हैं, then that science is known as cryology. Is that clear? All the terms are clear to you all? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then moving on. चलिए अब बात करते हैं कि जब हाइड्रोलॉजिक साइकिल की हम बात कर रहे हैं, तो कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। तो जनरली हम कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और इन्फिल्ट्रेशन और आपका इवेपोरेशन करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। बट बहुत बार होता क्या है कि इन बिटवीन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यू शुड नो ऑल दी प्रोसेसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नेम देम वन बाय वन, कि जो ये पूरी साइकिल है इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे। क्लाउड फॉर्मेशन की बात होगी, देन मूवमेंट ऑफ क्लाउड की बात होगी, देन देयर विल बी डिस्कशन ऑन कंडेंसेशन एज वेल। फिर प्रेसिपिटेशन की बात होगी इसमें, इंटरसेप्शन बाय द वेजिटेशन एंड द लैंड सरफेस, देन इन्फिल्ट्रेशन, इसमें आपका बात करेंगे हम, रन ऑफ की बात करेंगे, सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज की बात होगी, पर्कोलेशन की बात होगी, सब सरफेस फ्लो की बात होगी, ग्राउंड वाटर स्टोरेज की बात होगी, इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन की भी बात होगी। सो दीज आर दी प्रोसेसेस जो कि हम डिस्कस करते हैं जब भी हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो जनरली हम बहुत ही स्पेसिफिक होके 4-5 प्रोसेसेस पढ़ लेते हैं और अक्सर उनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, राइट। सो हम इनके बारे में वी विल टॉक, ठीक है ना। तो आप सभी को एक डायग्राम दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, इफ यू कैन सी, सभी को डायग्राम दिख रहा है? Yes, sir. चलिए, अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट, यहां पर भी मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि कोई मुझे बता सकता है कि वाटर साइकिल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा? एनीवन? Oceans, seas. यस डियर? Oceans.
ओशंस, ओके, इट मीन्स यू आर टॉकिंग ऑफ वाटर बॉडीज की, वाटर बॉडीज से हम शुरू करेंगे, राइट? तो देखिए एज सच होता क्या है डियर, कि कोई भी साइकिल होती है उसकी कोई और उसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट एज सच होता नहीं है, ठीक है? तो अगर टेक्निकल सेंस में या ट्रू सेंस में देखें तो एनी साइकिल doesn't have any end or doesn't have any starting point, क्योंकि साइकिल है वो, राइट? बट यस, यू आर वेरी ट्रू कि जब हम बात करेंगे तो हम स्टार्टिंग पॉइंट ओशन या आपके जो वाटर बॉडीज हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो बल्क ऑफ द वाटर है वो वहीं पर है आपका। तो जैसे कि अगर आप देख सकते हैं डियर, इसमें इस डायग्राम में तो पूरी की पूरी आपकी वाटर साइकिल को डिपिक्ट किया गया है, राइट? तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपका, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपका वाटर है दैट इज अवेलेबल इन द ओशन, हियर यू कैन सी, ठीक है? जितने भी फिर आपकी पानी जा रहा है ओशन से, फ्रॉम द प्लांट्स, फ्रॉम द सॉइल, फ्रॉम द स्ट्रीम्स, फ्रॉम द रिवर, तो इसका मतलब है कि अभी यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं इस वाले पूरे एरिया में, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इवेपोरेशन एज वेल एज आपका इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन की बात हो रही है। तो जब कभी भी आपकी वाटर बॉडीज से या आपके लैंड सरफेस से पानी स्केप करेगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर, देन इट इज नोन एज इवेपोरेशन। एंड जब कभी भी प्लांट्स के थ्रू या वेजिटेटिव कवर के थ्रू ये वेपर फॉर्म में आपका पानी जाएगा आपके एटमॉस्फेयर में, देन इट विल बी नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो जहां पर वेजिटेटिव कवर से लॉस ऑफ वाटर हो रहा है वो ट्रांसपिरेशन कहला रहा है। अगर इवेपोरेशन की बात करें तो फिर आपकी जो वाटर बॉडीज हैं, जो आपका लैंड सरफेस है, वहां से जो आपका लॉस हो रहा है पानी का इन दी वेपर फॉर्म, वो इवेपोरेशन होगा। एंड बोथ ऑल टुगेदर इज ईटी, दैट मींस इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू आपका पानी एटमॉस्फेयर में जा रहा है। देन यहां पर अब क्या होगा, आपका क्लाउड फॉर्मेशन होगा, राइट? क्लाउड फॉर्मेशन होगा। देन क्लाउड फॉर्मेशन, अभी मैं बहुत जनरल बता रहा हूं, आगे मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। देन क्लाउड फॉर्मेशन, आपको पता है विद द एयर दिस क्लाउड कैन मूव। कभी कभार आपको लगता है कि बारिश होने वाली है, पूरा क्लाउडी नेचर हो जाता है, बट हवा चलती है एंड क्लाउड्स इधर उधर हो जाते हैं, एंड समटाइम्स यू रियलाइज कि बारिश नहीं हुई। देन उसके बाद क्या होता है, जब क्लाउड फॉर्मेशन होता है तो क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद चांसेस है कि और चांसेस हैं कि प्रेसिपिटेशन ना भी, ठीक है ना? तो अगर वाटर साइकिल की बात करें तो अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो आप बात करेंगे किसकी, कि आपका जो पानी है, जो क्लाउड फॉर्मेशन हो वहां से पानी आपका अर्थ पर दोबारा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो रेनफॉल के थ्रू भी जा सकता है, देन वो आपका के तरह जा सकता है, एंड देन डिफरेंट फॉर्म्स आर देयर। देन अगेन इट विल जॉइन दी सॉइल में जाएगा, सॉइल का स्टोरेज का आपका इंक्रीज करेगा, देन आपका पॉपुलेट भी कर सकता है, रन ऑफ कर सकता है, रन ऑफ करके अगेन वाटर स्ट्रीम्स में चला जाएगा, वाटर स्ट्रीम से फिर ओशन में चला जाएगा, एंड देन दिस साइकिल गोज ऑन। सो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आपका इनफ्लो हो रहा है और जो आपका आउटफ्लो हो रहा है, एंड देन जो चेंज इन स्टोरेज हो रहा है आपके सॉइल में, ये सारी हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, आपका वाटर साइकिल के अंदर डिस्कस करते हैं, राइट? तो चलिए थोड़ा सा हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो साइकिल होती है डियर आपकी, इट हैज नीदर अ बिगनिंग नॉर एन एंड। कि साइकिल की ना तो बिगनिंग होती है ना ही कोई एंड होता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का वो हम कहां से शुरू करते हैं, एज आई सेड वाटर ऑफ द ओशंस। क्यों? क्योंकि इसमें बल्क ऑफ वाटर जो अर्थ का है वो होल्ड करता है आपका ओशन, तो दैट इज व्हाई वी कैन कंसीडर conceptually it is the starting point. Then बहुत बार जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्राइविंग फोर्स आपके वाटर साइकिल की, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ हाइड्रोलॉजिक साइकिल? Sun. यस प्रतिभा, यस। तो ड्राइविंग फोर्स क्या होगी बेटा वाटर साइकिल की? Solar energy. Solar energy. यस, सोलर एनर्जी, राइट, वेरी गुड। सो जब रेडिएशन की बात करते हैं तो सर्टेनली वी आर टॉकिंग ऑफ सोलर एनर्जी। तो जो आपका सोलर एनर्जी है वही आपका वाटर साइकिल को ड्राइव कर रही है। सो यू कैन सी कि जो रेडिएशन है फ्रॉम द सन दैट इवेपोरेट्स द वाटर फ्रॉम द ओशन टू फॉर्म द वाटर वेपर्स, विच इज द सेकंड स्टेप। एंड देन जो वाटर वेपर होंगे वो राइज करेंगे, दैट विल कलेक्ट इन द एटमॉस्फेयर एंड दे विल फॉर्म क्लाउड्स।
तो क्लाउड्स बनना शुरू होगा। देन जो सर्कुलेशन हुआ आपका मॉइस्चर का फ्रॉम द ओशन टू द लैंड, ठीक है, अब क्या होगा कि ये भी बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें आपके बहुत सारे वेदर पैरामीटर्स होते हैं, विंड्स होगी आपकी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंसेस होगा, फिजियोग्राफी होगी कॉन्टिनेंट्स की, टेम्परेचर डिफरेंस होगा, एंड देन देयर आर मेनी फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट दिस सर्कुलेशन। तो इसके बारे में हम बात करेंगे जब मैं एग्रोमेट्रोलॉजी की क्लासेस बात करूंगा, तो वी विल डील विद द ऑल द वेदर पैरामीटर्स इन डिटेल। अब होता क्या है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस जो क्लाउड मॉइस्चर है वो कंडेंस करेगा एंड दैट विल फॉल बैक टू द अर्थ एज प्रेसिपिटेशन। देखिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपका अगर क्लाउड फॉर्मेशन हो गई है तो बारिश भी हो, तो कुछ कंडीशंस होती हैं जिन कंडीशंस में आपका जो क्लाउड मॉइस्चर है वो कंडेंस करके प्रेसिपिटेट करता है एंड बैक टू अर्थ आता है इन फॉर्म ऑफ रेन, इन फॉर्म ऑफ स्नो, इन फॉर्म ऑफ हेल्स एंड स्लीट। अब बात करते हैं कि डियर कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जिनमें प्रेसिपिटेशन होगी। तो बिफोर आई टेल यू, कैन यू टेल मी कि कौन कौन सी कंडीशंस में आपका जो पानी है दैट विल कम बैक टू द अर्थ, कि किन किन कंडीशंस में आपका पानी वापस आएगा, प्रेसिपिटेशन किन किन कंडीशंस में होंगे। एनीवन? ओके, नो वन। ओके, लेट मी टेल यू। चलिए तो ह्यूमिडिटी आप बढ़ जाएगी स्क्रीन सर पे, का, यस बेटा, ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी सर का, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, ओके, और ड्यू फॉर्म, डायरेक्शन ऑफ एयर, high ओके temperature, ओके ओके, टेम्परेचर गुड सर, गुड, टेम्परेचर। लेट मी इलैबोरेट। ठीक है, तो देखिए और ये, सर प्लांट्स में जब पानी की कमी होगी, जंगल में पानी की कमी होगी तो बारिश होने के चांस ज्यादा है। ओके ओके ओके, चलिए फिर डिस्कस करते रहिए। वेरी गुड एंड थैंक्स फॉर द रिप्लाई। ऐसे ही अच्छा लगेगा कि हम इंटरैक्ट करते रहें, राइट। तो प्रेसिपिटेशन अगर होनी है एटमॉस्फेयर से टू द ग्राउंड, वो 3 स्पेसिफिक कंडीशंस में होगी, राइट। तो सबसे पहला है कूलिंग ऑफ द इनकमिंग एयर अंटिल इट इज सुपर सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर्स। तो जैसे कि अभी बात कर रहे थे बच्चे की, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाए, तो जब कभी भी जो इनकमिंग एयर है उसका कूलिंग हो रहा है, तो आपको पता है जो कूल एयर होती है वो डेंस हो जाती है, और जो वार्म एयर होती है वो डेंस नहीं होती, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो अगर इनकमिंग एयर की कूलिंग हो रही है, वो डेंस हो जा रही है और वो सैचुरेट हो जा रही है, सुपर सैचुरेट हो जा रही है वाटर वेपर से, तो उस केस में प्रेसिपिटेशन होगा। तो पहला केस तो ये हो गया कि व्हेन योर इनकमिंग एयर इज सुपर सैचुरेटेड विद द वाटर वेपर्स, राइट। देन दूसरा होगा कि कंडेंसेशन हो जाए, कि आपके जो वाटर वेपर्स हैं वो लिक्विड वाटर में चेंज हो जाए। तो जो ये कन्वर्जन हो रहा है वाटर वेपर्स का इन द लिक्विड वाटर, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड ड्रॉपलेट्स, ये आपका कंडेंसेशन कहलाता है। और कंडेंसेशन होने के लिए हमेशा याद रखिए एक न्यूक्लियस या टाइनी न्यूक्लियाई की जरूरत होती है। तो आपने कभी सुपर कूलिंग मैकेनिज्म सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ सुपर कूलिंग मैकेनिज्म? नो सर। नहीं सुना? अच्छा, आप जब YouTube वीडियोस देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत बार लोग क्या करते हैं कि एक बोतल लेते हैं, उसमें पानी भरा हुआ होता है और वो फ्रीजर से निकालते हैं उसे, वो अभी स्टिल पानी की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, एंड जैसे ही उसको झटका देते हैं, जर्क देते हैं, वो एकदम से जम जाता है। यस सर। देखा आपने, बहुत बार आपने ये वीडियोस देखी होंगी। सो दैट मैकेनिज्म इज सुपर कूलिंग, उसको हम सुपर कूलिंग बोलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सुपर कूलिंग की बात क्यों कर रहा हूँ डियर। तो सुपर कूलिंग होने के लिए क्या होता है डियर, कि अगर आपका पानी बिल्कुल प्योर है तो हमने क्या करा, उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर तक लेके चले गए, बट उसके अंदर कोई भी इंप्योरिटी नहीं है, कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, इसलिए उसको न्यूक्लिएशन साइट नहीं मिल पाती। और अगर उसको न्यूक्लिएशन साइट नहीं मिल पाएगी तो वाटर फ्रीज नहीं करता, राइट। तो इसीलिए जैसे ही आप उसको जर्क देते हो, जैसे ही आप उस बोतल को झटकते हो, तो वो डिस्टर्ब होता है, और जैसे ही डिस्टर्ब होता है एक न्यूक्लियस उसमें क्रिएट होता है, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ आपका जो, क्योंकि आपका ऑलरेडी जो पानी फ्रीजिंग टेम्परेचर पे है, तो जैसे ही न्यूक्लिएशन साइट मिलेगी वो एकदम से क्या कर जाता है, आपका फ्रीज कर जाता है।
तो हमेशा याद रखेंगे इस केस में भी, कंडेंसेशन के केस में भी, जो वाटर वेपर है वो लिक्विड में चेंज होगा, ठीक है, बट कब चेंज होगा, जब उसके पास न्यूक्लियस होंगे या टाइनी न्यूक्लियाई होंगे। सो दैट टाइनी न्यूक्लियर डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स भी हो सकते हैं, आइस क्रिस्टल्स हो सकते हैं, तो इनकी प्रेजेंस में कंडेंसेशन हो जाता है। तो कंडेंसेशन अगर हो रहा है तो अगेन प्रेसिपिटेशन के चांसेस हो जाते हैं। और जो थर्ड अगर हम बात करें डियर आपकी, वो होता है फ्यूजन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स, कि अगर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में क्या कर जाएं, कोलैसेंस कर जाएं, मतलब वो एक दूसरे से जुड़ जाएं, तो अगर जुड़ेंगे तो भारी हो जाएंगे, और भारी होंगे तो फिर आपका जो क्लाउड है, जो एटमॉस्फेयर, उनको क्या नहीं कर पाता, कैरी नहीं कर पाता और छोड़ देता है नीचे की ओर। सो जो नीचे छोड़ेगा तो दैट विल कम एज अ प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो। तो तीन कंडीशंस हैं डियर, जब आपकी सुपर सैचुरेट हो जा रहा है आपका जो एयर है विद द वाटर वेपर्स, दूसरा कंडेंसेशन इन द प्रेजेंस ऑफ टाइनी न्यूक्लियर, एंड द थर्ड वन इज कोलैसेंस या फ्यूजन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल्स, ताकि वो इतने लार्ज इनफ हो जाएं कि वो ग्राउंड की तरफ फॉल कर जाएं। तो दीज आर द स्पेसिफिक कंडीशन जब प्रेसिपिटेशन होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके, सो मूविंग ऑन, अब बात करते हैं, अभी रेनफॉल की बात करते हैं कि जब रेनफॉल, अब क्या हुआ, बारिश हो रही है, ठीक है, अब बारिश किन किन कंडीशन में हो रही है वो हमने डिस्कस कर लिया डियर। नाउ वी आर टॉकिंग कि रेनफॉल अब हो रही है, तो अब रेनफॉल को भी हम डिफरेंट टाइप से पढ़ते हैं। तो एक क्लासिफिकेशन है डियर रेनफॉल का, जिसको हमने किसके बेसिस पर बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ लिफ्टिंग मैकेनिज्म ऑफ क्लाउड्स। जो आपके क्लाउड्स हैं वो लिफ्ट कैसे कर रहे हैं, उनका लिफ्टिंग मैकेनिज्म कैसा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ, बेटा आई वुड रिक्वेस्ट कि जो बच्चों ने अनम्यूट करा है वो आप म्यूट कर लीजिए, इन बिटवीन आपको कोई क्वेरी हो तो आप पूछ लीजिएगा, अदरवाइज डिस्टरबेंस होगा और बच्चों को। तो अब बात करते हैं कि प्रेसिपिटेशन होने लगी, रेनफॉल होने लगी, एंड दिस रेनफॉल इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द लिफ्टिंग मैकेनिज्म इनटू 3 कैटेगरीज। तो सबसे पहली जो आपकी रेनफॉल है दैट इज ओरोग्राफिकल रेन, सेकेंड वन इज फ्रंटल रेन, थर्ड वन इज कन्वेक्टिव रेनफॉल। कितने लोगों ने पहले पढ़ी है? पढ़िए सर पहले। पढ़ी है, तो ओके। अच्छा, मैंने कितने नहीं लोगों ने नहीं पढ़ी है? नहीं पढ़ी है सर। ओके, चलिए पहले हम डायग्रामेटिकली समझते हैं, देन वी विल बैक टू दिस स्लाइड। ओके, सो नाउ ऑन योर स्क्रीन 3 आपको दिख रहे होंगे डायग्राम्स डियर। जी सर, Okay. डायग्राम नहीं दिख रहे हैं सर, दिख रहे हैं बच्चों डायग्राम? यस सर। ओके, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा पहले वाली डायग्राम की। आप यहाँ पर सन देख सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस रेडिएशन, ये गर्मी की वजह से या रेडिएशन की वजह से जो आपका पानी है क्या हो रहा है, जो सन है वो हीट कर रहा है आपके लैंड को या आपके वाटर बॉडीज को, और जो आपका पानी है वो अब ऊपर की तरफ वेपराइज हो रहा है, ठीक है। तो जो वार्म एयर है वो राइज अप कर रही है, और राइज अप करने के बाद जब ऊपर जा रही है तो कूल डाउन हो रही है और कंडेंस होके क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, एंड देन रेनफॉल अकर हो रही है। तो ये जो रेनफॉल का लिफ्टिंग मैकेनिज्म है, जो क्लाउड का लिफ्टिंग मैकेनिज्म है, वो किसकी वजह से है? ये आपका सन रेडिएशन की वजह से, बिकॉज ऑफ द हीटिंग। कि जो हीटिंग डिफरेंस है आपका, कि यहां पर और यहां पर, मतलब आपके अर्थ पर और आपके उसके ऊपर वाले जो एटमॉस्फेयर में हीट का डिफरेंस है, और इस हीट ग्रेडियंट की वजह से आपका क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड ऊपर की तरफ जा रहे हैं, एंड देन आफ्टर कंडेंसेशन फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है। तो ये किस तरह की रेनफॉल होगी एनीवन? इस वाली रेनफॉल को मैं क्या बोलूंगा? कन्वेक्टिव रेनफॉल। यस, कन्वेक्टिव रेनफॉल, क्योंकि ये कन्वेक्शन हो रहा है, राइट। तो अब हम पीछे चलते हैं, तो थर्ड वाली देखिए, कन्वेक्शन रेनफॉल, व्हेन द लिफ्टिंग इज ड्यू टू द लोकल हीटिंग ऑफ द ग्राउंड रिजल्टिंग इन वॉयलेंट अपलिफ्ट ऑफ द एयर ओवर अ लोकलाइज्ड एरिया, राइट। तो यहां पर देखिए लिफ्टिंग जो हो रही है आपकी क्लाउड्स की, वो हीटिंग की वजह से हो रही है, जो लोकल हीटिंग हो रही है ग्राउंड की, और उससे क्या हो रहा है, आपका जो एयर है वो अपलिफ्ट हो रही है एक पर्टिकुलर लोकलाइज जोन में, और उससे जो रेनफॉल होगी दैट विल बी नोन एज
कन्वेक्टिव रेनफॉल, क्योंकि ये प्रोसेस कन्वेक्शन कहलाया जाता है, राइट। अब दूसरी वाली में देखेंगे कि यहां पर क्या है कि जो मॉइस्ट एयर है, जो राइजिंग एयर है, वो ऊपर तो जा रही है, लेकिन इन बिटवीन एक बैरियर आ गया है आपका, और ये बैरियर क्या है, माउंटेन है। तो अब माउंटेन पर जब ये माउंटेन इसके सामने आ गया है, तो ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रही है, राइट। तो जब क्रॉस नहीं कर पा रही है, तो जो पानी होगा वो कहां पर हो जाएगा आपका, देखिए अगर इधर से हवा चलती है तो ये कौन सी साइड कहलाती है, जहां से हवा आ रही है उस साइड को हम क्या बोलते हैं, एनीवन? विंडवर्ड साइड। यस, लीवर्ड साइड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। ठीक है, और जिधर की तरफ जाती है हवा उसको क्या बोलते हैं? Windward side. Yes, very good. So here it is the leeward, and here जहां पर ये जा रही है, this is the windward. Okay? अब आप मुझे बताइए कि बारिश किधर की साइड हो रही है, लीवर्ड साइड पर हो रही है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब आपकी एयर मूव करेगी फ्रॉम लीवर्ड टू द विंडवर्ड साइड, एंड इन बिटवीन अगर माउंटेन जैसा या हिल जैसा कोई बैरियर आ जाता है, तो जो राइजिंग एयर होगी वो अपना पानी कहां पर कर देती है, कहां पर प्रेसिपिटेट आउट कर देती है, लीवर्ड साइड पर। तो जो रेन शैडोड रीजन होगा वो कौन सा होगा, विंडवर्ड। इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको ग्रीनरी दिखाई गई है, यहां पर जस्ट अपोजिट दिखाया गया है। व्हाई? क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर विल बी प्रेसिपिटेटेड इन द लीवर्ड साइड। तो हमेशा याद रखिए, इससे क्वेश्चन आता है। तो दिस काइंड ऑफ रेनफॉल इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ओरोग्राफिक रेनफॉल में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि रेन शैडोड रीजन कौन सी साइड होगा। तो नाउ यू कैन टेल मी, रेन शैडोड रीजन कौन सा होगा, जहां पर बारिश नहीं हो रही है। सो विच साइड इज दिस? Windward. Yes, very good. So windward side is the rain shadowed, और अगर रेन वाली साइड पूछेंगे तो इट इज लीवर्ड साइड, राइट। अब बात करते हैं तीसरी वाली। तो दो तो हमने बात करी कि जो पहली वाली थी बेटा आपकी, दैट इज कन्वेक्शन। ठीक है, कन्वेक्शन, ओके ना, कन्वेक्टिव। दूसरी वाली आपकी हो गई ओरोग्राफिक, राइट। अब थर्ड कौन सी है, फ्रंटल। तो फ्रंटल कहां से आया आपका, फ्रंट से बना है। तो हम एयर मासेस, जब आपके दो एयर मासेस, सपोज करिए एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर कूल एयर है इधर वाली साइड, और इधर वाली साइड बेटा आपका क्या है, वार्म एयर है। तो एक एयर मास ये हुआ और एक एयर मास आपका ये हुआ। तो जब दो एयर मासेस आपस में जुड़ते हैं तो एक फ्रंट का फॉर्मेशन होता है, एयर फ्रंट का। तो व्हेन टू डिफरेंट एयर मासेस कोलाइड, जब वो दोनों कोलाइड करते हैं, तो जहां कोलाइड होता है वहां पर एक फ्रंट बनता है। तो इन फ्रंट की वजह से अगर कोई क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है और रेनफॉल हो रही है, तो उसको हम फ्रंटल रेनफॉल के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Clear. ओके, तो मैं बैक टू दिस स्लाइड फटाफट से इसका रिवाइज कर लेते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल व्हेन द लिफ्टिंग इज ड्यू टू द फ्लो ओवर अ माउंटेन बैरियर। तो अभी मैंने जैसे बताया। दूसरी चीज है बेटा फ्रंटल, कि जब लिफ्टिंग हो रही होगी ड्यू टू द रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द टू डिफरेंट एयर मासेस। तो जो फ्रंट की फॉर्मेशन हो रही है, जब दो मासेस आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, और उनकी वजह से जो फ्रंट फॉर्मेशन हो रही है, उसकी वजह से जो लिफ्टिंग हो रही है, तो वहां पर आपकी फ्रंटल रेनफॉल देखी जाती है। और लोकल हीटिंग की वजह से अगर होगी तो देन वी विल टॉक अबाउट द कन्वेक्टिव रेनफॉल। तो अब चलिए, पूरे जो टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन हो रहा है पूरी दुनिया में ग्लोबली, तो उसका 79% डियर, ऑलवेज रिमेंबर 79%, ठीक है, वो ओवर द सी होगा, एंड दैट इज नॉट अवेलेबल टू मैन। तो वो वाला आपका मैन को अवेलेबल नहीं होगा। देन अगर बात करें रिमेनिंग 21% जो है आपका डियर, दैट इज फॉलिंग ऑन द लैंड। और उसमें से भी अगर हम बात करें, आपका जो 13.4% है वो इवेपोरेट कर रहा है टू द एटमॉस्फेयर, एंड लीविंग 7.6% एज रन ऑफ टू द रिवर्स, सॉइल मॉइस्चर एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो आपको ये याद रखना है कि ये वर्ल्ड के टोटल एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात हो रही है, इंडिया की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग ऑफ द ग्लोबल सिनारियो यहाँ पर।
तो ग्लोबल सिनेरियो क्या है? 79% ओवर द सी विच इज नॉट अवेलेबल टू मैन। बचा कितना आपका? 21% विच इज फॉलिंग ऑन द लैंड। उसमें से भी 13.4% इवेपोरेट कर जा रहा है एटमोस्फेयर में। 7.6% आपका रन ऑफ होगा टू द रिवर्स, टू द सॉइल मॉइस्चर एंड द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इज दैट क्लियर? Yes, sir, clear. So ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ और टर्म्स की, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था जो सबसे पहले पूछा था वहां पर आपको डिफरेंट कलर्स के पानी बात कर रहे थे। सो ब्लू वाटर, ग्रीन वाटर, ग्रे वाटर, ब्लैक वाटर, देन वाटर फुटप्रिंट, वर्चुअल वाटर एंड वाटर बजट, राइट? सो वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन कि ब्लू वाटर क्या है आपका, देन ग्रीन वाटर क्या है, ग्रे वाटर क्या है, ब्लैक वाटर क्या है। तो लेट अस टॉक अबाउट देम वन बाय वन। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं ब्लू वाटर की। तो हमेशा याद रखिए वो पानी जो कि आपकी वाटर बॉडीज में पाया जा रहा है, इसका मतलब कि जो सी में है, जो लेक्स में है, रिवर्स में है, ठीक है, एंड स्ट्रीम बेस्ड फ्लो है, ग्राउंड वाटर है, दैट इज ऑल ब्लू वाटर। तो यही पानी जो है ब्लू वाटर, ये एक्सटेंसिवली यूज होता है आपके एग्रीकल्चर में। तो ब्लू वाटर जहां पर भी आपको बात करेंगे तो आपको आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि हम ब्लू की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ वाटर बॉडीज। देन ग्रीन की अगर हम बात करते हैं डियर, ग्रीन वाटर, तो ये वो पानी होगा जो कि सॉइल मॉइस्चर होगा। इसका मतलब है कि आपका प्रेसिपिटेशन हुआ, जो पानी आपका सॉइल में रिटेन हो रहा है, और यही जो पानी आपका सॉइल में रिटेन होगा ये प्लांट्स को भी अवेलेबल होगा और फोटोसिंथेसिस में और इवेपोट्रांसपिरेशन में भी यूज होगा। तो वो पानी जो कि सॉइल मॉइस्चर का पार्ट है या फिर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट है और उसकी फोटोसिंथेसिस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में यूज हो रहा है, दैट इज नोन एज ग्रीन वाटर। ओके, देन ग्रे वाटर की बात करें तो जो भी आपका वेस्ट वाटर बाथरूम से, किचन से या वॉश बेसिन से निकल के आता है उसको हम ग्रे वाटर बोलते हैं। और इट कैन बी यूज्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन। तो पर्टिकुलरली जो हमारे किचन गार्डन्स होते हैं, जो हमारे लॉन्स होते हैं, उनमें हम आपका क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले हमने बात करी डियर ब्लू वाटर की, फिर बात करी हमने ग्रीन वाटर की, देन हमने बात करी ग्रे वाटर की, नाउ वी टॉक अबाउट ब्लैक वाटर। तो वो पानी जो कि आपका डोमेस्टिक सीवेज से आ रहा है या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट से आ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल टर्म्स हैं, आपको बहुत ज्यादा इसको रिजिड नहीं बनाने कि अगर कोई पूछता है कि वाटर प्रेजेंट इन द सी, लेक्स, वाटर बॉडीज, देन इट विल बी नोन एज ब्लू वाटर। वो पानी जो कि सॉइल मॉइस्चर का पार्ट है या वाटर विच इज प्रेजेंट इन द प्लांट इज नोन एज ग्रीन वाटर। जो किचन से आ रहा है, जो बाथरूम से आ रहा है, जो वॉश बेसिन से आ रहा है, वो ग्रे वाटर। और ब्लैक वाटर में हम सीवेज का पानी, जो डोमेस्टिक सीवेज है या इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है। तो आपको पता है कि अगर हम डोमेस्टिक सीवेज है या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं आपके एग्रीकल्चर में, क्योंकि इसमें हैवी मेटल्स का क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, हैवी मेटल्स कंटेमिनेशन देखा जाता है। तो आफ्टर अ प्रॉपर ट्रीटमेंट इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, राइट? तो ये चारों होपफुली आपको क्लियर होंगे। दीज आर वेरी बेसिक टर्म्स। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके डियर, सर यस ये सर। जीआरएफ Now के let- क्वेश्चन में भी आया था। यस बेटा। सर ये जीआरएफ में आया था आपकी बार। अच्छा, ये जेआरएफ में आया था। ये इस वाली स्लाइड्स में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो जी। 2 क्वेश्चन मैंने आपसे सबसे पहले पूछे थे वो एसआरएफ में पूछे जा चुके हैं, राइट? तो हमारा पैटर्न यही रहेगा डियर कि जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो इन बिटवीन आई विल टेल यू कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। इन बिटवीन आपके थोड़े थोड़े मैं इन बिटवीन क्वेश्चंस भी पूछता रहूंगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो मैं ओरली बता रहा हूं वो भी आप नोट डाउन करेंगे, राइट? Am I audible to all? यस सर। Yes, sir. yes sir, Yes, audible. Okay. yes, sir. ओके, चलिए अब बात करते हैं वाटर फुटप्रिंट्स की। हम बात करते हैं डियर। तो वाटर फुटप्रिंट्स से, जैसे कि मैंने अभी आपको पूछा था, क्वेश्चन भी आया है, राइट? तो वाटर फुटप्रिंट्स की बात होती है तो हम किसकी बात करते हैं? ये एक साइंटिफिक टर्म है डियर, जिसमें हम आपका
टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर की बात करते हैं कि जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी इंडिविजुअल, किसी कम्युनिटी या किसी नेशन के द्वारा यूज हो रहा है या एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दैट इज नोन एज वाटर फुटप्रिंट्स। तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कोई इंडिविजुअल या कोई पूरी कम्युनिटी या पूरा नेशन कितना अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है या एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं वाटर फुटप्रिंट्स। तो ये एक तरह का डियर क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है। तो अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर जोन के वाटर फुटप्रिंट्स पता चल जाते हैं तो मैं ये पता लगा पाऊंगा कि वहां के लोग कितना फ्रेश वाटर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। तो इट इज अ ज्योग्राफिकल इंडिकेटर विच शोज वाटर यूज्ड और वाटर पॉल्यूटेड बाय अ ग्रुप अलोंग विद द लोकेशन। तो इससे हमें क्या जानकारी मिलती है कि अगर पूरे इंडिया में हम डिफरेंट स्टेट्स के या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के वाटर फुटप्रिंट्स को स्टडी कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से जगह के लोग ज्यादा वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, कहां पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2002 बाय अर्जन वाई हॉकस्टार। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपका बहुत सारे एग्जाम्स में, तो हमेशा याद रखेंगे दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय अर्जन वाई हॉकस्टार इन 2002। तो जो ग्लोबल वाटर फुटप्रिंट की बात करें डियर, ऑन एन एवरेज, ठीक है, 1240 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर है। इसका मतलब है कि ग्लोबल वाटर फुटप्रिंट कितना है कि एक साल में एक इंडिविजुअल 1240 क्यूबिक मीटर पानी एक्सप्लॉइट करता है, यूज करता है या पॉल्यूट करता है। इज दैट क्लियर? 1240 मतलब 1240 क्यूबिक मीटर एक पर्सन एक साल में इस्तेमाल कर रहा है। ओके, दिस इज द ग्लोबल वाटर फुटप्रिंट एवरेज जो हम ले रहे हैं। और हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो देन इट इज यूएसए विद 2483। ठीक है, तो आपकी जो यूनिट है वो सेम रहेगी, क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर, राइट। देन कनाडा रैंक सेकंड 2049 एंड इंडिया हैज गॉट दी 980। ठीक है, तो आपको मेजर बहुत सारी कंट्रीज के अलग अलग आपके वाटर फुटप्रिंट्स हैं, बट आपको सारी के याद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया का आपको याद होना चाहिए, दैट इज अराउंड 980। समवेयर इन सम लिटरेचर यू कैन आल्सो फाइंड 984। ठीक है, तो अगर 984 भी दिखता है तो दैट इज ऑल अगेन सेम ही है। ठीक है, 980 एंड 984 बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यूएसए हैज गॉट द 2483। अगेन आपकी जो यूनिट है क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर रहेगी। इज दैट क्लियर कि वाटर फुटप्रिंट क्या हुए कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कोई इंडिविजुअल, कोई कम्युनिटी, कोई नेशन, कोई आपका देश कितना अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पॉल्यूट कर रहा है या यूज कर रहा है, तो दैट इज नोन एज वाटर फुटप्रिंट। आई होप इट इज क्लियर। यस सर। तो अब देखिए जो क्वेश्चन यहां से बना था इस बार वाला, जो सेकंड क्वेश्चन था, आपसे पूछा था ना, द वाटर फ्रॉम द प्रेसिपिटेशन दैट इज स्टोर्ड इन द रूट जोन ऑफ द सॉइल एंड इवेपोरेटेड, ट्रांसपायर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड बाय प्लांट्स, कि वो पानी जो कि प्रेसिपिटेशन से आया, रूट जोन में स्टोर हुआ, सॉइल में स्टोर हुआ, फिर इवेपोरेट कर गया, ट्रांसपायर कर गया, तो उसको हम बोलते हैं ग्रीन वाटर फुटप्रिंट। तो कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया था बट कुछ बच्चे उसको आंसर नहीं कर पाए, राइट। तो ये वाला क्वेश्चन अब नाउ क्लियर हो गया आपको। तो दिस वाज आस्क्ड इन जेआरएफ एज वेल एज एसआरएफ। ओके, तो तीन तरह के आपको वाटर फुटप्रिंट्स देखने को मिलते हैं डियर, ग्रीन वाटर फुटप्रिंट, ब्लू वाटर फुटप्रिंट एंड ग्रे वाटर फुटप्रिंट। तो सबसे पहले ग्रीन वाटर फुटप्रिंट सभी को क्लियर हो गया होगा कि वो पानी जो कि प्रेसिपिटेशन से आया तो, लेकिन आपका रूट जोन में स्टोर हुआ और आफ्टर दैट इवेपोरेट हुआ या ट्रांसपायर हुआ या फिर थोड़ा बहुत प्लांट्स में इनकॉर्पोरेट हुआ। तो इट इज पर्टिकुलरली रेलेवेंट फॉर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स। तो जो ग्रीन वाटर फुटप्रिंट्स हैं वो पर्टिकुलरली किसके लिए प्रासंगिक हैं, किसके लिए रेलिवेंट है, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री प्रोडक्ट्स के लिए। तो वहां पर हम ग्रीन वाटर फुटप्रिंट्स की बात करते हैं। देन सेकंड की अगर बात करें तो ब्लू वाटर फुटप्रिंट्स। तो आपको जैसे कि अभी मैंने पहले ही बताया था, ब्लू वाटर किसके लिए कहा जाता है, जो भी सरफेस वाटर बॉडीज हैं, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं,
तो वो वाटर जो कि आपका क्या है, दैट हैज बीन सोर्स्ड फ्रॉम द सरफेस और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज and is either evaporated or incorporated into a product or taken from one body of water and returned to the another. इसका मतलब क्या हुआ कि वो पानी जो कि सरफेस वाटर में हुआ या ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से लिया गया, चाहे वो इवेपोरेट करे, चाहे वो किसी प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट हो जाए, या फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में रिटर्न हो जाए, ठीक है, एट डिफरेंट टाइम्स, तो इन सब को मिला के जो ये पानी की बात हो रही है, हम ब्लू वाटर की बात कर रहे हैं. तो जो आपका इरिगेटेड एग्रीकल्चर है, ये जो आपका इंडस्ट्री और डोमेस्टिक वाटर की बात हो रही है, दे कैन दे यूज ब्लू वाटर फुटप्रिंट. तो ये सारे के सारे आपका ब्लू वाटर फुटप्रिंट्स को यूज करते हैं, राइट. एंड द लास्ट वन इज ग्रे वाटर फुटप्रिंट. तो वो अमाउंट ऑफ ग्रे आपका फ्रेश वाटर जो कि पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन आपका एजेंट्स हैं, पॉल्यूटिंग एजेंट्स हैं, उनको एसिमिलेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वाटर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम ग्रे वाटर फुटप्रिंट्स बोलते हैं. सो द अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड टू एसिमिलेट पॉल्यूटेंट्स टू मीट द स्पेसिफिक वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. तो इसका मतलब है ग्रे वाटर जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो किसको कंसीडर करते हैं? पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन डिस्चार्ज को. तो आपका कोई अगर पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन है, देखते हैं ना कभी आपका किसी एक नाले से कोई ड्रेनेज हो रहा हो, किसी एक सर्टेन पाइपलाइन से हो रहा हो, तो ये पॉइंट सोर्सेस कहलाती हैं. तो ग्रे वाटर फुटप्रिंट्स में कौन कौन सी सोर्सेस को कंसीडर करता है? एक तो पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन डिस्चार्ज को, टू अ फ्रेश वाटर रिसोर्स डायरेक्टली फ्रॉम अ पाइप और इनडायरेक्टली थ्रू अ रन ऑफ और लीचिंग. तो डायरेक्टली जो पाइप से आ रहा है और इनडायरेक्टली जो रन ऑफ से या लीचिंग से आपका सॉइल में जा रहा है, ठीक है ना, और डिफ्यूज कर रहा है, ठीक है, वो सारे आपका ग्रे वाटर फुटप्रिंट्स में आएंगे. तो आपका पिछली बार देख सकते हैं ग्रीन वाटर फुटप्रिंट से पूछा गया क्वेश्चन. सो मे बी दिस टाइम दे कैन आस्क यू ब्लू वाटर और ग्रे वाटर फुटप्रिंट्स, राइट. देन अभी के लिए लाइक 1 आवर हो चुका है, तो ये लास्ट टॉपिक हम कवर करते हैं, एंड देन रेस्ट ऑफ द पोर्शन वी विल डिस्कस इन द सेकंड डेमो. ओके. या फिर अगर आप चाहेंगे कि आज तो आपने जैसे कहा था कि इरिगेशन आपको फर्स्ट डेमो में चाहिए, अगर आपको सेकंड डेमो में कोई और सा सब्जेक्ट चाहिए या कोई पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, आई कैन टीच यू दैट ऑल्सो. तो आप मुझे बता सकते हैं इन द ग्रुप कि आपको सेकंड डेमो इसी पर चाहिए, इसी के कॉन्टिन्यूएशन में, या कोई और सा सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, सो दैट यू कैन असेस कि वो कैसा पढ़ाया जा रहा है, राइट. तो चलिए पहले वर्चुअल वाटर की बात करते हैं. डियर, आर यू ऑल फॉलोइंग मी? Yes, sir. ओके. चलिए, तो बेटा जो वर्चुअल वाटर का कॉन्सेप्ट है दैट वाज गिवन बाय टॉनी एलन. तो देखिए पहले वाला जो वाटर फुटप्रिंट्स था, ठीक है, दैट वाज गिवन बाय हॉकस्टार, बट टॉनी एलन ने वर्चुअल वाटर की बात करी है. तो वर्चुअल वाटर को और क्या कहा जाता है? एम्बेडेड वाटर या एम्बेडेड वाटर कहा जाता है. तो देखिए जब वर्चुअल वाटर की हम बात करते हैं तो वर्चुअल का मतलब है रियल नहीं, ठीक है ना, मतलब कि जो या फिर जो आपको ना दिखाई दे, राइट, उसको हम वर्चुअल कहते हैं. तो जो पानी आपका किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कंज्यूम हो रहा है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर रहे हैं या कोई इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो किसी प्रोडक्ट के बनने में या किसी एग्रीकल्चर क्रॉप के प्रोडक्शन में जो भी पानी कंज्यूम होगा उसको हम वर्चुअल वाटर कहेंगे. इसका मतलब वो पानी जो कि प्रोडक्ट में एम्बेडेड है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं और मेरे हाथ में एक स्टाइलस है, इस स्टाइलस को बनने में भी पानी लगा होगा बट आपको नहीं दिख रहा है. फॉर एग्जाम्पल आप सुबह उठते हैं और आप यू आस्क योर मदर, यू आस्क योर फादर कि मुझे एक कप चाय दे दीजिए, मुझे एक कप कॉफी दे दीजिए. तो आप एक कप कॉफी को एक कप कॉफी मत समझिए, उस एक कप कॉफी को बनाने के लिए या उस कॉफी जो यूज हो रही है, ठीक है, उसमें 140 लीटर्स ऑफ वाटर यूज हुआ है जो कि आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है ना. तो दैट इज नोन एज वर्चुअल वाटर. तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर हम 1 किलो वीट को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या अगर आप 1 किलो क्या खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, तो आप 1 किलो गेहूं नहीं खा रहे हैं डियर, आप 1000 लीटर ऑफ वाटर भी यूज कर रहे हैं जो कि उसके प्रोडक्शन में लगा है. तो दैट वाटर विच इज कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज नोन एज वर्चुअल वाटर.
तो ये क्यों ऐसा वर्चुअल वाटर का कॉन्सेप्ट क्यों आया? ताकि हम पानी का वेस्टेज कम करें। अक्सर होता क्या है, सिर्फ पानी का वेस्टेज नहीं, जो आपका फूड का वेस्टेज है वो भी कम करें। सर्टेनली आप कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं, आप किसी शादी में जाते हैं, होता क्या है कि बहुत बार हम खाना छोड़ देते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि ठीक है 2 चम्मच ही तो छोड़े, 3 चम्मच ही तो छोड़े, आपने लगता है कि थोड़े से तो चावल छोड़े, बट आपको पता है कि 1 किलो राइस के लिए कितना पानी यूज हो रहा है? 5000 लीटर्स ऑफ वाटर। तो अगर आप 1 किलो राइस को क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप 5000 लीटर्स ऑफ वाटर भी क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक माइंडसेट डेवलप करने के लिए लोगों में कि आप जो चीज खा रहे हैं या जो चीज यूटिलाइज कर रहे हैं उसमें कितना पानी इस्तेमाल हुआ है, ये अगर आपके लोगों को पता चल जाए तो शायद वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, जुडिशियसली आपके पानी को यूज करेंगे। तो आपको ये जो बेसिक चीजें मैंने बताई कि 1 कप ऑफ कॉफी 140 लीटर्स ऑफ वर्चुअल वाटर है, 1 लीटर ऑफ मिल्क 1000 लीटर्स ऑफ वाटर की इक्वल है, और अगर राइस की बात करें दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 3000 टू 5000 लीटर्स ऑफ वाटर। राइट, तो आपको वर्चुअल वाटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया डियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो होप, Yes, sir. Yes. ओके ओके, थैंक यू। तो आज के लिए ये डेमो क्लास ओवर करें या मैं कंटिन्यू करूं? आई थिंक आज का जो बेटा हमारा था वो ये पर्पस था कि जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कि वेदर दे आर वर्दी इनफ टू टीच यू और नॉट। ठीक है, तो आप एसेस कर सकते हो, देयर इज नो फोर्स। आपको अच्छी लगेगी क्लासेस तो यू कैन ज्वाइन, अदरवाइज ठीक है कि आपको कोई भी कमी आ रही है यू कैन टेल अस, और आप आज एसेस करने के लिए डेमो क्लास रखें ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरह। तो शुड वी, अभी मैं इसको स्क्रीन को शेयर करना बंद करता हूं। सर नाउ यू टेल मी। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। यस यस, आई कैन हियर यू। सर जैसे हम अपना जो जैसे राइस अगर हमने प्रोड्यूस किया तो सर वो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं सर दूसरी कंट्रीज में। बेटा थोड़ा सा लाउड बोलेंगे आप, आपकी क्लियर नहीं हो रही मुझे वॉइस। मतलब सर एम आई ऑडिबल? यू आर ऑडिबल बट आपकी वॉइस बहुत धीमी आ रही है बेटा। सर जैसे मैं क्वेश्चन था सर मेरा कि सर जैसे हम कहते हैं कि हम सर वैसे वर्चुअल वाटर की अगर हम बात करते हैं तो सर हम कहते हैं कि अगर हमने अपना एक मतलब राइस को एक्सपोर्ट किया दूसरी कंट्री में सर, ओके, मतलब इसका मतलब ये तरह वाटर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि ऐसा कह सकते हैं सर हम? मतलब अगर हमने मतलब कोई अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने किया सर तो हम तो अपना वाटर मतलब उसको बेच रहे बेटा मैं हैं। समझ गया आपका क्वेश्चन। देखिए उसके जब हम आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात करते हैं तो वी टॉक ऑफ वाटर क्रेडिट्स, ठीक है। यस तो जो आपका वाटर क्रेडिट जो कि मैंने अभी नहीं पढ़ाया आपको, ठीक है ना, वो आने वाली स्लाइड्स में आएगा, ठीक है। तो वाटर क्रेडिट्स की हम वहां पर बात करते हैं कि कितना पानी आपका आपकी कंट्री से बाहर जा रहा है, बाहर की कंट्री में आपकी तरफ आ रहा है। तो सर्टेनली हम जब इस चीज को देखते हैं तो वी टॉक ऑफ द रिवर्स, ठीक है। बट आप ये नहीं करते कि जब हमारा आपका प्रोडक्ट भी एक्सचेंज हो रहा है तो पानी एक्सचेंज होता है, तो वहां पर हम वाटर क्रेडिट्स की बात करते हैं। यस सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। ओके डियर, एनीथिंग एल्स? सर यस सर आपकी बुक अमेजोन पे अवेलेबल है? यस बेटा, मेरी बुक अवेलेबल है एग्रो सॉइल सिंप्लीफाइड, बट मैं अभी आपको बोलूंगा कि आप अभी उसे खरीदिए मत। मैं अभी आपका 1 महीने में या 1.5 महीने में उसका नया वर्जन लॉन्च करूंगा, सो दैट यू कैन बाय। वो बहुत रिफ्रेश्ड होगा और उसमें आई होप कि मैं सब कुछ दे पाऊँ आपको एक ही बुक में। थैंक यू सर। बुक का नाम सर रिपीट कर दीजिए एक बार। बेटा दैट इज एग्रो सॉइल सिंप्लीफाइड। ओके ओके। ओके, तो अभी उसमें आपका जो क्रॉप साइंस का पोर्शन है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो मैं अभी उस पर वर्क कर रहा हूँ, तो मे बी वेरी सून मैं उसका सेकेंड एडिशन आपको दे दूंगा। So, Rajneesh, if you want to speak, you can. Hello. I am audible, sir. You are audible. Okay. तो सभी बच्चों आज हमारी क्लास हो गई, फर्स्ट डेमो क्लास। तो आपका जो फीडबैक है वो हमें जरूर दीजिएगा
जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, या आप यहाँ कमेंट में बता सकते हैं कि क्लासेस कैसी रही। इसके साथ ही आपको बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ये आप क्लासेस लेकर देख सकते हैं कि क्लासेस कैसी लगी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर अभी आपको क्लासेस मिल रही होंगी, जेआरएफ के लिए भी, एसआरएफ के लिए भी, नेट के लिए भी, ठीक है। लेकिन हम हमारी क्लासेस में क्या रख रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरी थी कि सर जो क्लासेज होंगी जेआरएफ के लिए, एसआरएफ के लिए, नेट के लिए, वो सेपरेट रहेगी क्या। तो मतलब क्लासेस देखो इस तरीके से होगी, जैसे कि कोई भी बच्चा अगर जेआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उनको जेआरएफ का मटेरियल पढ़ाया जाएगा, और जो बच्चा एसआरएफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है उनको एडवांस के अंदर कुछ क्लासेस ली जाएगी, जो अलग से एक्स्ट्रा यूनिट है वो अलग से ली जाएगी उनकी, और सोयल साइंस की एक्स्ट्रा यूनिट उनको पढ़ाई जाएगी। और जो नेट के बच्चे हैं उनको नेट वाली जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं, 4 5 5 6 एक्स्ट्रा यूनिट है वो पढ़ाई जाएगी, प्लस उनको डेप्थ में पढ़ाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रहेगा हमारी क्लासेस के अंदर। और क्लासेज आपके सारी क्लासेज, कुछ बच्चों के डाउट ये भी थे कि कुछ जो पोर्शन है सोयल साइंस का वो कौन पढ़ाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो एग्रोनॉमी का है वो डॉक्टर सिराजुद्दीन सर ही कवर करेंगे। उसके अलावा अगर कोई थोड़ा सा सोयल साइंस का पोर्शन है, जैसे कि सोयल फर्टिलिटी का, तो जो सोयल साइंस की हमारी फैकल्टी होगी वो कवर अप करेगी इसको। और इसके अलावा भी अगर किसी बच्चे को कोई क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर आपके पास में है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। Sir, one question, one confirmation. ओके Hello. Sir,